स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 3 साल बीत गए लेकिन निर्भया की मां आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। अब आलम यह है कि उधर वो उनकी फांसी के, उसके गुनहगारों की फांसी का इंतजार कर रही है और जो नाबालिग गुनहगार था निर्भया का, वो रिहा होने वाला है। सवाल पूछती है वो मां कि अगर इस देश के मंत्री और बड़े नेताओं की बेटी अगर होती और उसके साथ ऐसा हुआ होता, तब भी वो यही कहते क्या? उस दिन को मत भूलिए और उस दिन को याद रखते हुए आप हर बच्चियों के लिए अपनी जिम्मेवारी समझ के इंसाफ की आवाज उठाइए। जो आज हमारे दिल में दर्द है, जो शर्म है, जो गुस्सा है, वो किन शब्दों में पूरी तरह आ सकता है? वो शब्द ही नहीं। हमारे समाज में रेप में प्रिवेंशन हो, घर घर में अपने लड़कों की परवरिश पर खास ध्यान दीजिए। जंतर मंतर से निर्भया फिर याद आ रही है। रूह कांप उठती है वो तारीख, वो लम्हा याद करके जब वहशी दरिंदों ने निर्भया के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। वो तारीख जिसने देश की राजधानी को ऐसे जख्म दिए कि शायद कभी न भरे। दिल्ली में सरपट दौड़ती बस में पूरे 2.5 घंटे तक एक लड़की के साथ गैंगरेप होता रहा। दरिंदे हैवानियत का सबसे खौफनाक खेल खेलते रहे। और अब 3 साल बाद निर्भया के लिए फिर से चेतना जगी है। जंतर मंतर पर देश की जानी मानी शख्सियतें जुटी हैं निर्भया के उस इंसाफ के लिए जो अधूरा न रह जाए। वो इंसाफ जो निर्भया के माता पिता मांग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ अपने आवाज को बुलंद करेंगे। ऐसे कानून की व्यवस्था हो कि उम्र की नातकाजा देखते हुए क्राइम को देखा जाए। जंतर मंतर पर चेतना जगी है इस देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए। निर्भया को आज याद कर रही हैं और जो दर्द निर्भया ने झेला था उसे आज भी इनके दिलों में जिंदा महसूस किया जा सकता है। आपसे जानना चाहूंगी किस मकसद से आप यहाँ आई हैं और जुवेनाइल पर आपकी क्या राय है? 3 साल हो चुके हैं निर्भया कांड को, स्टिल वी कैन फील दी एसेंस ऑफ दैट कि हाँ 3 साल पहले इतना कुछ हुआ था, तब भी अभी 3 साल बाद भी वी आर नॉट सेफ इन दिल्ली। हाँ, अभी इनफैक्ट यहाँ तक आते आते हम लोगों को इतना डर लग रहा था कि हम लोग ऑटो में आ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रहे। जैसे निर्भया को लेके लोग सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करी। अगर मेरे साथ कभी ऐसे जिन भी लड़कियों के साथ होगा, मैं हमेशा सपोर्ट करूँ। वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, वो माता पिता का अरमान थी, लेकिन दरिंदों ने उसे मौत दे दी। दिल्ली पुलिस ने 6 दोषियों के खिलाफ हत्या, गैंगरेप, अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न, अपहरण और सबूत मिटाने के केस लगाए। 31 अगस्त 2013 को निर्भया कांड के नाबालिग आरोपी को गैंगरेप और हत्या के लिए 3 साल की सजा सुनाई गई, तो बाकी 4 आरोपियों अक्षय ठाकुर, मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा को फांसी की सजा, जबकि एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ में खुदकुशी कर ली। निचली अदालत के फैसले पर हाईकोर्ट मुहर लगा चुका है, लेकिन फांसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है और निर्भया का नाबालिग गुनहगार अपनी सजा पूरी करके 20 दिसंबर को अब नाबालिग की रिहाई पर केंद्र और दिल्ली आमने सामने है, तो जंतर मंतर पर भी नाबालिग को लेकर सवाल उठे। देश में अपराध के हिसाब से सजा होनी चाहिए, ना कि उम्र के हिसाब से। उसी तरीके से कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जुवेनाइल केस पर, और इसलिए मुझे अभी तक मैंने अपनी माइंड उसमें मेकअप नहीं किया। मुझे उसमें मिक्स इमोशंस रहते हैं, मगर मैं डेथ पेनल्टी के खिलाफ। जो जुवेनाइल की मानसिकता है उसका पूरा असेसमेंट हो और पूरी देश के जनता के सामने लाया जाए। अपील करते हैं तमाम महिला संगठनों, महिलाओं, निर्भया के माता पिता की तरफ से अपील करते हैं कि कृपा करके कोई व्यवस्था करके उस केस को सुनिए और जल्दी से जल्दी न्याय दीजिए। निर्भया कांड के 3 साल बाद महिलाओं के लिए देश फिर एकजुट हुआ है। दिल्ली फिर से एकजुट हुई है उस समाज को आईना दिखाने के लिए जिसमें भारत की बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है। दिल्ली से अनु जैन रोहतगी और रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। निर्भया की मां आज भी 16 दिसंबर की उस रात को याद करके रो पड़ती है। पूरा परिवार घुट घुट कर जी रहा है। बोलती है ये मां कि जब तक इस देश में किसी मंत्री की बेटी का बलात्कार नहीं होगा, इस देश का कानून नहीं बदलेगा। क्यों मजबूर है एक मां ये कहने को? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
पूरे 12 दिन तक दर्द की उस स्याह रात से जिंदगी के सपने चकनाचूर होने तक, सफदरजंग अस्पताल से सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल तक एक मां अपनी बेटी के सिराहने बैठी रही, अपने दर्द को छुपाती रही, आंखों में उमड़ते आंसुओं के सैलाब को रोकती रही ताकि वो अपनी बेटी के हौसले को जिंदा रख सके। क्योंकि निर्भया जीना चाहती थी, और जब निर्भया जिंदा नहीं है, अपनी बेटी का जिक्र आते ही एक मां की हिम्मत जवाब दे जाती है, गला रूंधने लगता है। निर्भया कांड के बाद कड़े कानून के लिए रायसेना हिल्स के सीने पर चढ़कर युवाओं ने नारे बुलंद किए, लाठियां खाई, आक्रोश दिखाया, लेकिन रेप पर कड़े कानून का इंतजार 3 साल बाद भी होता रहा है। फिर निर्भया की मां का दर्द यूं निकलता है। ये सब कानून में बदलाव लाने की कोशिश 12 महीने हुई थी, लोकसभा ने पारित किया, अभी राज्यसभा में बैठा हुआ है वो कानून। तो क्यों बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं पास किया जा रहा है? क्योंकि हमारे नेता जो हैं वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, पार्लियामेंट चल ही नहीं रहा है। क्योंकि उन नेता लोगों की बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा है, उनकी बेटियां कार में चलती हैं, लेकिन हमारी बच्चियां रोड पे चलती हैं, बस में चलती हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं बदलने देना चाहते हैं। नहीं बोलने दीजिए, बद्री नारायण जी बोलने दीजिए, आशा देवी को खुलकर आप भी बोलिए, खुलकर बोलिए, मैं आपको रोकने नहीं वाला। कानून बदलने के लिए 3 साल हमने दिया, और इनको कितना चाहिए, और बच्चियां कितनी बलि चढ़ेंगी इनके कानून बदलते बदलते। लेकिन मैं भी यही जानती हूँ, अब मुझे 3 साल इसमें घुस के मुझे समझ आ गया कि जिस दिन किसी मंत्री की बेटी के साथ रेप या बलात्कार हो जाएगा, उसी दिन सारा सिस्टम बदल जाएगा। उस परिवार का दर्द कोई क्या समझेगा, जिसके अरमानों को पंख लगाने के लिए निर्भया फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी। उस भाई के गम का आलम क्या होगा जो अपनी बहन के इरादों से सीख ले रहा था। उन बहनों का ढांढस कैसे बंधेगा जो दीदी पर फख्र करती थी। आज परिवार का गम और घर का सन्नाटा निर्भया की मां बताती है। आज बेटी होती तो एक सदस्य मेरे घर में डॉक्टर होता, लेकिन आज मेरे कोने कोने में गम है। 3 साल के बीच मेरे बच्चों ने कभी खुल के हंसा नहीं। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के दोनों बच्चों को दिल्ली से बाहर कर दिया। निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई को लेकर गुस्से का ज्वालामुखी धधकने लगता है। दिल्ली पुलिस मान रही है कि नाबालिग मानसिक स्थिति से सही नहीं है, लिहाजा इसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक योजना का प्रस्ताव दिया है कि नाबालिग आरोपी को 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन दी जाएगी ताकि वो टेलरिंग का काम शुरू कर सके। कि जब हमारी निर्भया सड़क पर तड़प रही थी, गाड़ी रोक रोक के शीशा नीचे करके के लोग देख के मुंह फेर के चले गए। उस दिन उस चाइल्ड वाले कहाँ थे? उस टाइम में हमसे क्यों नहीं पूछे कि नहीं आपके बेटी के साथ गलत हुआ? निर्भया का परिवार आज भी यही कह रहा है, उन्हें इंसाफ नहीं मिला है, निर्भया को इंसाफ नहीं मिला है। आज तक ब्यूरो। 16 दिसंबर 2012 का वो सच, जिस रात दरिंदगी की शिकार हुई थी निर्भया, 23 साल की निर्भया। इकलौता चश्मदीद और उसका दोस्त जो उस रात उसके साथ था, बता रहा है उस खौफनाक स्याह रात का पूरा सच। देखिए। बहुत अच्छा दिन था। एक अच्छी सी पिक्चर देखने के बाद दोनों बस घर के लिए रवाना हो रहे थे, कुछ इसी अंदाज में। अवनींद्र और यहाँ पर ज्योति थी। उस रात और इस रात में एक ही फर्क है, और वो ये कि शायद बहुत ठंडी रात थी वो 16 दिसंबर की अवनींद्र, है ना? और रात के लगभग कितने बज रहे थे? रात के 8 बज रहे थे। 8 बजे के आसपास। 8 बजे के आसपास फिल्म देखकर साकेत मॉल से ऑटो में सवार होकर अवनींद्र और ज्योति इसी तरह से आगे बढ़ रहे थे। क्या बात क्या हुई? क्या आपने क्या फैसला लिया? कैसे घर लौट पहुँचना है? हमने कुछ ऑटोज़ ट्राई किए थे डायरेक्टली उनके घर तक के लिए, बट ऑटोज़ वालों ने मना किया कि वो कह रहे थे कि इतनी दूर हम सवारी नहीं बढ़ाते, हमारे घर जाने का टाइम होता है। और फाइनली हमने कहा कि ठीक है, जहाँ तक चल रहा है वहाँ तक छोड़ देना। तो हम वहाँ पहुँचे। सो दैट हमारे माइंड में था कि हम वहाँ नेक्स्ट जाने के लिए हमें कुछ दूसरी कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। तो
तो इसीलिए हमने मुनीरका तक के लिए हमने ऑटो किया था। तो बस स्टॉप पर, मुनीरका बस स्टॉप पर ये फैसला हुआ। ज्योति और अवनींद्र ने ये तय किया कि वो अब यहीं पर उतर जाएंगे और यहाँ से अगर बस मिल जाए तो बस। लेकिन ये बस देखिए, ये सफ़ेद बस इसी तरह की उस रात वहाँ पर मौजूद थी। जब अवनींद्र और ज्योति बस स्टॉप पर पहुँचे थे तो ये बस इस तरह की मौजूद थी। लेकिन अब आगे बढ़ने पर पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरह की हरकत हो रही थी। कुछ इस तरह से एक लड़का वहाँ पर खड़ा था और वो इशारा, बाहर निकल के वो कह रहा था कि भैया दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, और वो बाहर निकल के बुला रहा था बस। और एक तरह से हाथ पकड़ के हाँ चलो आप चलो, आपको हम लेके वहाँ छोड़ देंगे। यहाँ पर बस में घुसते ही ऐसी कोशिश हो रही थी दिखाने की कि बस में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, यानी यात्री सवार हैं अलग अलग, और इसीलिए डर और मन में खौफ ना हो यही दिखाने की कोशिश की थी उस दिन दोषियों ने। फिर ऐसे चूंकि यहाँ पर भी बैठे थे लोग, यहाँ पर बैठे थे अवनींद्र, फिर यहाँ पर आप और ज्योति बैठ गए। कुछ इस तरह से ज्योति और अवनींद्र बस पर सवार हो गए और फिर बस निकल गई। उस वक्त तक सब सडनली मुझे 2-3 बार सस्पेक्ट मतलब ऐसा लगा था कि ये जा कहाँ रहे हैं ऐसे, मैंने क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कुछ इसमें इंट्यूशन कह सकते हैं उसको। तो उन्होंने बस के दरवाजे लॉक कर दिए। जैसे ही चली बस उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर लिया और अचानक और 3 लोग आए अचानक और उन्होंने जैसे ही उन्होंने मेरे फेस पे एक घूसा मारा। तो इधर सामने से आकर और घुसा चेहरा पे सीधे। चेहरा लाइट बंद हो गई सारी और अचानक 3 लोग आए और उन्होंने और एक जोर सा उन्होंने एक मारा मेरे आंखों पे। अवनींद्र की हालत बहुत खराब थी। यहीं पर अवनींद्र को इस हिस्से में बस के लहूलुहान करके घायल कर दिया था उन लोगों ने। वहाँ बस की पिछली सीट में ज्योति के साथ वो विभत्स घटना हुई थी। वो तमाम शातिर आपस में बात कर रहे थे, वो ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें। फिर यही कह रहे थे कि मर गई है ज्योति और इसीलिए उनका ये फैसला था कि अब किसी तरह से इन दोनों को बाहर फेंक देना है। सबसे पहले उन्होंने अवनींद्र को उठाकर और यहाँ पर बस से नीचे गिरा दिया और उसके बाद आपकी दोस्त को भी ले आए अवनींद्र और आपकी दोस्त को भी लगभग ऐसी ही जगह पर फेंक दिया। हाँ, ऐसी ही जगह थी जहाँ फेंक दिया। हाँ, थोड़ा ऐसी जगह पे खाइयों में, मतलब अभी तो भर गई है ये। हाँ, और यहाँ पे उन्होंने उठा के फेंक दिया था झाड़ में, मतलब वहाँ पे बिल्कुल बस वो ऐसे लेके आया था, थोड़ा सा काट के यहाँ पे खड़ा किया था उन्होंने और झाड़ियों में फेंक दिया था। और जैसे अभी देखिए अभी भी इतनी रात में मतलब इतना टाइम हो रहा है फिर भी ऑटो वाले तमाम गाड़ियाँ जा रही हैं और ये आप ऑटो 2 व्हीलर्स तो उसी तरह मतलब उस दिन भी जा रहे थे और हमने यहाँ पे मैंने हाथ हिला के मतलब कोशिश करी थी कि शायद कोई देख ले। तो गाड़ियाँ आती थी और यहाँ तक रुकती थी और देखती थी शीशा उतार के कि हाँ मतलब उनको लगता मेरी फ्रेंड वहाँ पड़ी हुई थी, मैं वहाँ पे उसके सामने उसको कवर करके था कि और हेल्प के लिए मैं वो कर रहा था, लेकिन वो देखते थे और चले जाते थे। लेकिन आप अपनी दोस्त के लिए लड़े और आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए इस सफ़र पर फिर से आने का फैसला लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनींद्र। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि सोचिए, आप भी सोचिए, सबको सोचना होगा कि जब एक लड़का और एक लड़की उस हालत में यहीं पर सड़क के किनारे मौजूद थे, कौन थे वो लोग? हम में और आप में से कोई एक था जो गाड़ी रोकता था, शीशा नीचे करता था, लेकिन मदद देने को तैयार नहीं था। अस्पताल पहुंचे तो लोग देख रहे थे कि किस हालत में है, लेकिन मदद नहीं दे रहे थे। 4 घंटे बाद मेडिकल सुविधा मिली थी उस लड़की को और शायद इसीलिए अपनी जान। बच्चा पुलिस कमिश्नर बन गया, यही है वो बच्चा। एक अनूठी कहानी है ये कहानी हौसले की है, ये कहानी दर्द की भी है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक 8 साल का बच्चा एक पूरे दिन के लिए पुलिस कमिश्नर बना। देखिए ये रिपोर्ट। आठ साल के इस नन्हे पुलिस कमिश्नर से मिलिए। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। 8 साल का ये बच्चा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का पुलिस कमिश्नर बना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नन्हे मासूम को पुलिस कमिश्नर के ऊंचे ओहदे की कमान सौंपी जा रही है। एसपी, डीएसपी से लेकर हैदराबाद पुलिस के सारे अफसरान मौजूद हैं। कमिश्नर बनने पर 8 साल के मासूम को बधाइयां मिल रही हैं। इस नन्हे कमिश्नर का नाम है एम रूप अरुणा। जैसे ही अरुणा ने हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभाला, हैदराबाद से
जुर्म की जड़ों को काटने का अपना मकसद भी बता दिया। क्राइम कंट्रोल करना चाहता हूँ। चलिए अब आपको 8 साल की कमिश्नर अरुणा की पूरी कहानी बताते हैं। तो सुनिए, एम रूप अरुणा को एक दिन का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है और पुलिस कमिश्नर बनकर अरुणा बहुत खुश भी हैं। ये नन्हा कमिश्नर अभी दूसरी क्लास में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इस मासूम के बचपन पर जो ग्रहण लगा है वो वाकई भावुक कर देने वाला है। जी हाँ, अरुणा थैलेसीमिया नाम की बीमारी से पीड़ित है। 8 years old boy, रूप, इनका एक विश है एक दिन के लिए पुलिस कमिश्नर बनने के लिए। ये मेक ए विश फाउंडेशन के साथ हमारे पास इधर आके एक दिन का कमिश्नर बन गया है। ऐसे में हैदराबाद पुलिस की ये पहल वाकई भावुक कर देने वाली है। ये पहल उन बच्चों का दर्द समझने की है जो ऐसी बीमारियों के शिकार हैं। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। और आईपीएल की 2 नई टीमें पुणे और राजकोट के लिए ऑक्शन में आज पुणे ने 12.5 करोड़ रुपए में महेंद्र सिंह धोनी को खरीद लिया है। इसके साथ ही अश्विन अजिंक्य रहाणे को भी पुणे ने खरीद लिया।